नमस्कार दोस्तों, अपन आज साधारण ब्याज की नेक्स्ट क्लास लेते हैं। इससे पहले साधारण ब्याज के 6 एपिसोड अपन पढ़ चुके हैं। आज 7वां एपिसोड पढ़ेंगे और ये साधारण ब्याज की लास्ट क्लास होगी आज। और आज भी अपन ने एक अच्छा कलेक्शन किया है प्रश्नों का, और ताकि अपन बचे हुए प्रश्नों को अपन आज इस क्लास में समाप्त कर लेंगे और इस साधारण ब्याज का टॉपिक आज आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और शानदार तरीके से तैयार कर लेंगे अपन सब लोग। अब दोस्तों, अपन ने बात की, अपन ने चीज़ें पढ़ी क्या है, इससे पहले वो चीज़ें पहले आपको रिपीट करनी पड़ेगी। भैया हमने क्या पढ़ा है अभी तक अपने साधारण ब्याज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन हमने पढ़ा है और उसमें कुछ बातें मैंने पहले से आपको इंक्लूड करवा दी थी और वो बातें मैंने आपको पहले बता भी तो दी थी। वो बातें ये बताई थी कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान रहता है, और इसके पीछे कारण ये रहता है कि साधारण ब्याज में कभी मूलधन नहीं बदलता है, और जब तक आपका मूलधन नहीं बदलेगा बेटा साधारण ब्याज आपको पता है परिवर्तित होगा नहीं। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। अब सर इस क्लास को अपन आगे यहाँ से बढ़ाएंगे आगे, और साधारण ब्याज के बचे हुए प्रश्न एक साथ इसमें क्लास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि इस क्लास में वो टॉपिक हमारा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और बेटा इस क्लास को अपन लास्ट तक आपको देखना है। और प्लीज़ जो व्यूअर्स नए इसके चैनल के साथ जुड़े हैं अभी, वो इसको आज को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और अपने मित्रों दोस्तों तक हो सके वहाँ तक इसको पहुँचाना है ताकि सब लोगों को इसका क्या मिले, फ़ायदा मिले। तो आज इस क्लास को यहीं से अपन शुरू करते हैं, देखते हैं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर इस पर। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। कह रहा है 1000 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज जो भी होता है वो मूलधन में क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, तो बताइए 2000 रुपये का मिश्रधन कितने समय बाद हो जाएगा। अब अपने को ये बताना है कि आपकी राशि तो 1000 रुपये और 5 साल बाद 5% की दर से 10 साल बाद जो भी ब्याज बनेगा वो किस में जोड़ना है, मूलधन में जोड़ना है। इसका अर्थ हुआ 10 साल बाद आपका मूलधन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका अर्थ 10 साल का जो मिश्रधन होगा वो अगले साल के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है और अपने को ये बताना है भैया ये राशि कितने साल बाद 2000 हो जाएगी, इस बात को काम करना है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास होगा, प्रथम 10 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। और आपको पता है हम 10 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो आपको पता है इसमें बिल्कुल लिखा हुआ दर तो कितनी है, 5% और समय है 10, तो एकल दर बनाएंगे तो हमारी दर बनेगी 50%। इसका अर्थ हुआ 1000 का 50% ब्याज बनेगा 10 वर्ष में, तो इसका अर्थ हुआ 1000 का 50% होता है 500 रुपये ब्याज बनेगा। इसका अर्थ हुआ 1000 रुपये वाली राशि 10 साल बाद 1500 रुपये हो जाएगी। सर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, यहां से मैं निकालता हूं प्रथम 10 वर्ष का ब्याज। क्या निकालता हूं, प्रथम 10 वर्ष का ब्याज। अब बेटा प्रथम 10 वर्ष का ब्याज आएगा वो क्या आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। प्रथम 10 वर्ष का ब्याज आना है, वो हमारे पास ब्याज आएगा, वो आएगा, मूलधन तो है हमारे पास 1000, दर है हमारे पास 5% और समय है 10 वर्ष। इसका अर्थ हो बेटा हमारा ये आ गया, वो ब्याज 20 से 20 काटेंगे और ये आ जाएगा 500 रुपये। इसका अर्थ हुआ हमारा ऐसा ही आया है, वो साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रथम 10 साल का देखा जाए तो कितना आ गया, 500 रुपये आपके पास आ गया। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सर, आपको पता है एकल दर बनाई 50% बन गया, और आप मुझे बताइए 1000 का 50% कितना होगा, 500 रुपये होगा, आधा हो जाएगा, हाफ आपके पास आ जाएगा। आप बताइए नया मूलधन क्या होगा, क्योंकि 10 साल बाद आपका क्या कर जाता है, मूलधन बदल जाता है। आप मुझे बताओ 10 साल बाद होगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 1000 रुपये तो है वो पुरानी राशि प्लस 500 रुपये हमने क्या निकाला है, ब्याज। इसका अर्थ तो हमारी राशि कितने रुपये हो गई है, 1500 रुपये। अब आपको पता है आगे 10 साल और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे पता है हर 10 साल बाद में 50% राशि बढ़ जाती है। अब यदि हम पूरे 10 साल और ले लेंगे तो 1500 का 50% होगा 750। इसका तो 750 रुपये यदि ब्याज बनेगा, ये धन हो जाएगा 2250 रुपये। और हमें 2250 नहीं, इस राशि को कितना करना है सर, प्रश्न में बाकायदा लिखा है 2000 तक लेकर के जाना है। इसका अर्थ वो आगे में 10 साल नहीं लगेंगे। आप मुझे बताओ 2000 करने के लिए आपको कितना ब्याज और प्राप्त करना पड़ेगा, 500 रुपये का ब्याज आपको और लेना है। अब मैं बताओ समय निकालूंगा तो कितना आएगा, बोलो। समय बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100। ब्याज तो हमें 500 रुपये और प्राप्त करना है, गुणा में क्या लगाएंगे 100, और बट्टा में हमारे पास मूलधन कितना है 1500, और टाइमिंग आपके पास पता है दर है कितनी है, 5% में दिया हुआ है, दर कितने परसेंट है, 5%। अब मुझे बताइए काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये बन गया 20/3। हल करेंगे तो बन गया 6 सही 2/3 वर्ष। आ गया 6 सही 2/3 वर्ष। अब बताइए कुल समय कितना होगा, 10 साल तो आपके पास पहले लग गए हैं और 6 सही 2/3 वर्ष और हो गए हैं, तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो कुल समय आया है हमारे पास, वो आ जाएगा
10 में इंक्लूड कितना कर देंगे, 6 सही 2/3 वर्ष। अब बेटा एक बात याद रखना है, जोड़ कैसे करें। अब 10 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16, और बच क्या गया 2/3। इस कार तो हमें कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी, 16 सही 2/3 वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। जवाब आपका आ जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष। अब आप कैसे जोड़ें सर, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे आपने कहा सर मुझे 8 में जोड़ना है 3 सही 1/3, तो बेटा 8 और 3 जोड़ दीजिए, 8 और 3 कितना हुआ 11 सही 1/3, जोड़ लोगे आराम से। इसी प्रकार आपने कहा सर 2 में मुझे जोड़ना है 5 सही 2/7, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 5 और 2 7 सही 2/7। इस तरीके से जोड़ा जाता है फ्रैक्शन वाली संख्याओं को। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है, इस बात में कर लोगे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से बात करनी है। दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न को अपन ने कैसे बात की थी। आपको पता है 1000 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 2000 रुपये का मिश्रधन कितने समय में हो जाएगा, ये बताना था। तो आपको पता चल गया प्रथम 10 वर्ष का ब्याज हमने कितना निकाला है 500। इस कारण तो 10 साल बाद ये धन कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब बताओ 1500 वाले धन को कितना करना है 2000। अब आपको पता है 10 साल और तो नहीं लगेंगे, क्योंकि 1500 का आप 5% की दर से 10 साल का ब्याज लोगे तो 750 रुपये ब्याज बनेगा। अब बताओ 750 यदि जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2250 रुपये, और धन हमें करना है 2000। इसका तो समय लगेगा वो 10 साल से कम लगेगा। इसका तो कितना लगेगा वो चेक करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ मूलधन तो है 1500 रुपये और ब्याज हमारा राशि है 2000 करनी है, तो 500 रुपये ब्याज लेना पड़ेगा। 500 ब्याज है, गुणा में कर दिया 100 और हल किया तो हमारा समय आ गया 6 सही 2/3 वर्ष। इस तरीके से बात करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। अगला कह रहे हैं 800 रुपये का 18% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है ब्याज निकालना है सर। ब्याज निकालोगे तो बेटा आपको पता है साधारण ब्याज हमारे पास आएगा, वो कैसा आएगा। आप बताओ मूलधन कितना है आपके पास 800 है, आपके पास दर कितनी है 18% है, और आपका समय है वो है 6 महीने, और 6 महीने इसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे, 6/12 करेंगे, इसका अर्थ बनेगा 1/2, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या लगाएंगे 100। आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटा आपके पास 9 आ गया, और 9 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72 रुपये। इसका तो साधारण ब्याज है वो कितने रुपये हो जाएगा 72 रुपये हो जाएगा, आपके पास आ गया है। बेटा एक याद रखना है आपको बात कि यदि कभी महीने को वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग देना होता है, और दिन को यदि वर्ष में बदलना है तो आपको याद रखना है चाहे वो लीप हो चाहे कैसा हो, किसका भाग देना पड़ेगा 365 दिन का भाग देना पड़ेगा। और कई बार आप देखते हो प्रश्न में 73 दिन मिलता है हर जगह, तो 73 दिन को यदि वर्ष में बदलना है तो किसका भाग देना पड़ेगा 365 में। और 73 इसलिए मिलता है कि 73 और 365 एक पाढ़े से कट जाते हैं, एक पाढ़े से कटेंगे तभी तो वो देगा। और आप देखना कोई भी प्रश्न आप मैथ का उठाते हो वहाँ दिनों की संख्या आती है वो मोस्टली ही 73 के पाढ़े में मिलेगी, 73 है 146 इस टाइप से मिलते हैं। कारण ये है कि 73 और 365 एक पाढ़े से क्या करते हैं कटते हैं, इसलिए वो चीज़ वहाँ आती है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बात आ गई, इसका अर्थ हो ये ब्याज कितने 6 महीने का ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 72 रुपये आपके पास ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करूंगा, कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4% की दर से 81 रुपये हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ 81 रुपये होने का अर्थ ये हुआ प्रश्न में आपको मूलधन दे रखा है सर 72 रुपये, और आपका मिश्रधन दे रखा है अमाउंट वो दे रखा है आपका 81 रुपये। सही बात है। अब मुझे पता चल गया कि ब्याज है वो कितने रुपया है 9 रुपया है। कितने रुपए ब्याज आया है 9 रुपये। अब देखो ब्याज आपके पास है, मूलधन आपके पास है और दर भी आपके पास है, तो बेटा सूत्र क्या होगा बताइए। समय का समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज है 9 गुणा में क्या लगा देंगे 100, और बटा मूलधन कितना है बेटा 72, और आपको पता चल गया दर दे रखिए 6 सही 1/4%। क्या दे रखिए 6 सही 1/4%। इसको और हल करेंगे तो ये बनेगा 9 गुणा 100, और इसको और व्यवस्थित करेंगे तो ये 72 आएगा, और इसको हल करेंगे तो 25, और ये बन जाएगा 25/4। 4 से काटा 18, इसको काटा 2, कि 18 को काटा 9 से तो 2 आ जाएगा। अब 25 को काटेंगे 25 का 100 और काटा 2, इसका अर्थ आपकी दर कितने % आ गई है 2% आपके पास दर आ गई है। इस प्रश्न में थोड़ा अधूरा है, उत्तर दे नहीं रखे ऑप्शन, इसलिए बेटा याद रखना है दर कितने % आ जाएगी 2% आपके पास आ गया, उत्तर आपका 2% होगा। ये बात आपको नहीं 2% नहीं होगा बेटा, क्योंकि समय बताना है तो ये 2 वर्ष होगा। कितने वर्ष होंगे 2 वर्ष का समय दिया होगा। दोबारा देख लीजिए कैसे किया मैंने। आपको ये कह रहा है कि 72 रुपये वाला धन कितना करना है 81 करना है। इसका अर्थ मूलधन 72 रुपये है तो मिश्रधन क्या है 81 रुपये है। इसका अर्थ आपका ब्याज है वो कितने रुपये मिलेगा 9 रुपये। अब अपन को ये बताना है ये 9 रुपये ब्याज 6 से ही 1/4% की दर से कितने समय मिलता है।
समय निकालना, समय का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा में क्या होता है दर। अब बताइए मूलधन तो 9 गुणा है, ब्याज है वो 9 गुणा 100 बटा मूलधन क्या है 72 गुणा में क्या लगा देंगे 6 से ही 1/4 को हल करेंगे तो ये बढ़ेगा 25/4। अब बेटा एक बात सोचो, इसको काटा तो 18 है, 18 को 9 से काटा तो कितना गया 2 आ गया। अब 25 को 100 से काटा 4 आ जाएगा, 4 को 2 से काटें 2 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ समय कितना वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी, जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। इसी प्रकार सर बात करते हैं आगे की तरफ। प्रश्न में अगले में क्या दे रखा है कि किसी निश्चित राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से एक दिन में 1 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वो राशि क्या होगी। अब आपने गौर किया होगा कि आपके पास चेक करवाता हूं मैं क्या दे रखा है। अब मुझे बताओ वो राशि आपको बताना है। मूलधन का सूत्र क्या होता है सर, आपको पता ही है। मूलधन बराबर होता है सर ब्याज गुणा 100 बटा, अब हो जाएगा ये हमारे पास दर इंटू समय, दर इंटू क्या हो जाएगा समय। मुझे बताओ ब्याज कितने रुपए प्राप्त करना है 1 गुणा में क्या लगाएंगे 100 बटा, आपको पता है दिन क्या है, आपको पता है दर कितनी है 5 और दिन क्या है 1। और आपको बेटा मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि दिन को वर्ष में बदलना है तो किसका भाग देना है 365 का, और व्यवस्थित करेंगे बेटा तो ये बनेगा, ऊपर तो रह जाएगा 100 और बट्टा में ये काटेंगे तो ये बनेगा 73। कितना बनेगा 73। अब बन जाएगा 1/73। इसको और व्यवस्थित करेंगे 73 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 100 गुणा 73/1। एक का कोई महत्व नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 7300 रुपये। इसका तो राशि हमारी कितने रुपये हो जाएगी 7300 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से आपको काम करना है सर। क्लियर है। आपको पता चल गया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न लिया था जिसमें माह दिया हुआ था और माह को वर्ष में बदलने के लिए मैंने किसका भाग दिया है, आपको पता चल गया 12 का भाग दिया था। और यदि दिन को वर्ष में कभी बदलना है तो आपको किसका भाग देना पड़ेगा 365 का। यदि आप भाग दे दोगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात आपको भी ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ ब्याज तो 1 रुपये था, मूलधन आपको बताइए 5 रुपये, दर आपकी 5% है और समय है वो 1 दिन है सर। 1 दिन को वर्ष में बदला है, किसका भाग दिया 365 का, हल कर लिया तो मेरा जवाब क्या आ गया 7300 रुपये। इसका तो राशि क्या होगी वो 7300 रुपये हो जाएगी। आगे करते हैं। ए का साधारण ब्याज बी है और बी का साधारण ब्याज है वो सी है। दोनों स्थितियों में दर और समय क्या है बराबर है, तो ए बी सी में संबंध क्या होगा। यदि बेटा इस प्रकार के यदि प्रश्न कभी आप पढ़ रहे हो तो एक बात विशेषतः ध्यान रखना है आपको, यहां है वो आपको सिद्ध करना है कि इनके हिसाब से आपको लेकर के आना है। इसमें दर और समय, इस प्रश्न में दे क्या रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो ये होता है, देखो हमने यही तो पढ़ा है ना, साधारण ब्याज बराबर हम लेते क्या है, हम लेते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टा में क्या लगा दूंगा 100। ये सूत्र आपके पास है। इस प्रश्न में लिख रखा है ए का साधारण ब्याज बी है। इसका अर्थ तो मूलधन ए रुपए है तो ब्याज क्या है आपका बी रुपए है। अब मुझे बताओ ब्याज बी रुपए है तो मूलधन क्या है ए, दर को किससे व्यक्त कर लेते हैं आर से, समय को व्यक्त कर लेते हैं टी से, बट्टा में क्या लगा देते हैं 100। क्लियर बात है। ये बाकायदा लिखा हुआ है ए का साधारण ब्याज क्या है बी है। अब बेटा एक बात आप गौर करिए, यहां से मैं इस चीज को चेक करवा रहा हूं कैसे करोगे। आपको पता है यहां सूत्र में आर और टी लेकर के नहीं आना है। इसका अर्थ हमें किसके पदों में चाहिए ए और बी। इसका अर्थ ए इधर जाएगा तो ये बनेगा बेटा बी बटा ए और बी बटा ए बराबर क्या बनेगा आर क्रॉस टी और बट्टा में क्या बनेगा 100। और आपको एक बात पक्का याद रखने वाली है कि आर और टी है ना, ये दर और समय का मल्टीप्लाई है। जैसे आपको पता है परसेंट हटा करके बट्टा में क्या लगाया गया 100। जैसे मैंने कहा आपको पता चल गया कि समय तो है 2 वर्ष सर और आपने कहा दर है सर 5%, सही है। आपने एकल दर बनाई तो कितने परसेंट बनी 10% बनी, सही बात है। और 10% का फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा सर, अब बताओ ये प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा में क्या लगाओगे 100। और यही बात यहां देखिए दर और समय का मल्टीप्लाई किया तो बट्टा में क्या लगाया 100। और क्यों आया 100, क्योंकि प्रतिशत को यहां से क्या कर दिया हमने हटा दिया है, बट्टा में 100 लगा दिया है। अब इसी बात को हम गौर करिए, यहां से बात करेंगे। अब मुझे बताओ यदि मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज क्या है 10 रुपए। इसका तो बट्टा में हमेशा मूलधन होता है और ऊपर हमेशा क्या है ब्याज है, क्योंकि दर की परिभाषा यही है 100 रुपए पर 1 साल में जितना ब्याज मिले वो क्या कहलाती है दर कहलाती है। यदि हम राशि 100 रुपए देंगे तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपए आपको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है बेटा। इसी प्रकार बात करें यहां भी देखो
आपका मूलधन ए रुपए है, ब्याज आपको क्या मिलता है बी। प्रश्न में यही लिखा हुआ है, मूलधन ए है तो ब्याज आपके पास क्या है बी है। और ये किसके बराबर होता है, हमेशा दर और समय की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात आपको पता है क्योंकि भिन्न रूप बना है सर। इसी प्रकार सर अगला बनाए तो आपको पता है बी का साधारण ब्याज क्या है सी है। यदि मूलधन आपका बी रुपए है, आपका बी रुपए है, तो आपको ब्याज क्या मिलेगा सी मिलेगा सर। बराबर क्या होगा, दोनों में दर और समय क्या है बराबर है, बराबर बटा मिल जाएगा। यस, ये बन गया सर। बी मूलधन है तो सी रुपए आपका क्या है ब्याज। अब बेटा ये दोनों समीकरण आपके पास आई हैं, इन दोनों में राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। आर क्रॉस टी बट्टा 100 यहां है और आर क्रॉस टी बट्टा 100 यहां है। इसका अर्थ ये हुआ बी बट्टा ए बराबर क्या है सी बट्टा बी। क्लियर बात है। अब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी का बी से गुणा होगा और सी का सी से गुणा होगा, तो ये बनेगा बेटा बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा ए सी। इसका अर्थ तो हमारा उत्तर आ गया है, क्या आ गया है बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी। जवाब आ गया है बी स्क्वायर बराबर ए सी। कौन सा उत्तर सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। दोबारा देख लीजिए कैसे किया है मैंने। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में क्या लगाते हैं 100। क्लियर बात है। अब बेटा एक बात आपने चेक किया होगा कि आपको पता है यहां मूलधन ए रुपए है तो ब्याज की तरफ पे मिलता है बी। इसका तो ब्याज बी तब मिलते हैं जब हमारे पास क्या हो मूलधन ए हो, और दर आपको पता है आर से लिखते हैं, समय को आप टी से लिखते हो और बटा में क्या लगा दोगे 100। इसको और व्यवस्थित किया क्योंकि हमारा उत्तर है वो आप ध्यान दें, उत्तर है वो किसके पदों में आने चाहिए, ए बी सी के पदों में है केवल। इसका अर्थ यहां आर और टी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ए और बी का मान एक तरफ और आर और टी के मान एक तरफ। आप पक्षांतरण करेंगे तो ए दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये बन जाएगा बी बट्टा ए। और आपको पता है हमेशा कि ब्याज हमेशा किसके अनुसार मिलता है मूलधन। इसका अर्थ बेटा मूलधन ए रुपए ब्याज आपको क्या मिलता है बी। और आप ध्यान रखना ये भिन्न रूप होता है, फ्रैक्शन ही होता है, और फ्रैक्शन आपको करने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये बात आपको ध्यान। अब आपको पता चल गया दोनों में राइट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी बराबर होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उत्तर क्या गया बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ए सी। ये जवाब आपके पास आ गया। बेटा एक बात और याद रखना, किसी बच्चे को ये याद नहीं रहे तरीका तो आप एक काम कर सकते हो। आप ध्यान रखना दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कंडीशनों में कॉमन क्या है। देखो बी यहां भी है और बी यहां भी है। याद रखना जो कॉमन होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है। क्या होता है स्क्वायर। कई बार पेपर में ऐसा भी लिखा सकता है एक्स का साधारण ब्याज वाई है और वाई का साधारण ब्याज सी है, नहीं आपको कह देगा जेड है। तो आप दोनों में कॉमन क्या आ गया, अब की बार वाई वाई कॉमन आ गया तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स जेड। सही है। कहीं लिखा हो सकता है x का साधारण ब्याज y है, y का साधारण ब्याज क्या है z है, तो बताइए x y z में संबंध क्या होगा जब दर और समय बराबर हो। तो बेटा याद रखना दोनों में कॉमन क्या है y, तो y स्क्वायर हो जाएगी बराबर क्या बच क्या गया x और z बच गया, तो उत्तर आ जाएगा y स्क्वायर बराबर क्या होगा x z। और यहाँ दोनों में क्या कॉमन है b कॉमन है बेटा, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारे पास बचा क्या है ए और बचा क्या है सी, तो आंसर होगा 20 के बराबर क्या होगा ए सी। इस तरीके से आपको जवाब देना है। ये बात भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि इस प्रकार का परीक्षा पेपर आए तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। दोनों में कॉमन है उसका वर्क कर दीजिए और बचेगा उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, उत्तर वही आएगा सेम। ये कंडीशन आपको विशेषता ध्यान में रखना है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर और बात करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है चार राशियां पी क्यू आर और के इस तरह के हैं कि आपको दिखा है पी क्यू का ब्याज है। पी किसका ब्याज है, क्यू का। इसका अर्थ ये हुआ हमारा क्यू मूलधन है तो पी रुपए क्या है हमारा ब्याज। और ये किसके बराबर होता है बेटा आर क्रॉस टी और बटा में क्या होता है 100। सेकंड पोर्शन में देखो वाकायदा लिख रखा है क्यू आर का ब्याज है। इसका अर्थ हुआ आर हमारा मूलधन है तो क्यू हमारा क्या है ब्याज। किसके बराबर होगा सर आर टी बटा में क्या है 100। तीसरा पोर्शन आर के का ब्याज है। आर किसका ब्याज है के का। आर ब्याज है और किसका है बेटा के का, और बराबर क्या होगा आर क्रॉस टी बटा में क्या है 100। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। तीनों समीकरण लिख दिया, सेम काम किया है जो हमने पिछले प्रश्न में किया है वो। अब हमें किसका अनुपात चाहिए सर, पी और के का अनुपात चाहिए। इसका अर्थ पी और के का अनुपात लाने के लिए हमें पी की वैल्यू चाहिए और बेटा किसकी वैल्यू चाहिए के की वैल्यू चाहिए। और आपको पता है उत्तर भी देख लीजिए, पी और के इसमें से हटा देंगे तो बचेगा क्यू और आर, तो उत्तर आना है वो क्यू और आर में आना है। और बाकायदा ऑप्शन में दे रखा है क्यू और आर, यही बात आपको पता है। अब बेटा एक ध्यान रखना है जब तुलना कैसे करें कोई चीज की, आप हमेशा उन समीकरणों को पकड़ना है जिसमें पी और क्यू एक साथ ना हो। जैसे एक बात बताओ पी और के एक साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे इसकी इस तुलना में एक नंबर जो हमारी ये है
ये हमारी 2 नंबर है और ये हमारी 3 नंबर है। हम तीनों की एक साथ तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे? अपन दोस्तों 1 नंबर और 3 नंबर की तुलना नहीं कर सकते। 1 नंबर और 3 नंबर की तुलना करेंगे तो हम P और Q का मान नहीं निकाल पाएंगे अलग अलग K का, क्योंकि देखो P और करेंगे तो K और P दोनों एक साथ आ जाएंगे, कैसे निकलेगा? हम इस प्रकार की तुलना करेंगे जिससे कि P का मान अलग आ जाए और K का मान अलग आ जाए। बेटा यहां से करेंगे वो, मैं पहले तुलना करूंगा 1 नंबर और 2 नंबर की, फिर मैं तुलना करूंगा 2 नंबर की और 3 नंबर की, क्योंकि तभी तो मान किसके पास निकल के आएंगे, हमारे पास P और K के मान आएंगे। अब पहली समीकरण 2 से तुलना करूं तो आपको पता है P बटा Q बराबर क्या है सर? Q बटा R। सही बात है। अब क्योंकि हमें पहले मान किसका चाहिए? P का चाहिए, क्रॉस किया तो PR बराबर क्या गया सर? हमारे पास आ गया Q स्क्वायर। तो केवल P का मान पूछे तो बेटा क्या बनेगा? Q के वर्ग बटा हम क्या लगा देंगे? R। ये किसका मान आ गया? P का मान आ गया। सही बात है। इसी प्रकार हम किसका मान निकालते हैं? K का मान निकालते हैं। अब 2 नंबर और 3 नंबर की तुलना करते हैं, तो 2 नंबर और 3 नंबर की तुलना करूंगा तो Q बटा R बराबर क्या दे रखा है बेटा? R बटा K। इसको और हल करें तो ये बनेगा KQ बराबर होगा R स्क्वायर। तो बेटा हमें किसका मान चाहिए? K का, तो ये बन जाएगा दोस्तों R स्क्वायर बटा KQ। यस, ये मान। अब बताओ हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। हमें P और K के मान चाहिए थे, वो आपके सामने आ गए हैं। P और K के मान रखिए, करिए। अब इस सूत्र में हमें अनुपात किसका चाहिए? P और Q के अनुपात चाहिए दोस्तों, P और K के। तो P की वैल्यू क्या है? हमने क्या निकाली है? Q स्क्वायर बटा R। और बेटा इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? R स्क्वायर बट्टा Q। अब आप ध्यान रखना, इसका कभी भी हल करना हो आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q की पावर 2 है, एक Q की पावर 1 है, तो Q की पावर कितनी हो जाएगी? टोटल 3। यहां R की पावर 2 है, एक R की पावर और हो जाएगी, तो R की पावर कितनी हो जाएगी? 3। इसका तो हमारा जवाब क्या है? K की क्यूब आ जाएगी, Q की क्यूब आ जाएगी और अनुपात क्या आ जाएगा? R क्यूब। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ बन गया A क्यूब, Q की क्यूब कर देंगे और R की भी क्या कर देंगे? यहाँ क्यूब कर देंगे। तो हमारा जवाब कौन सा सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है बेटा। अब मुझे बताओ, दोबारा देख लेते हैं अपन। प्रश्न में बाकायदा लिख रखा था कि P वो किसका ब्याज है? Q का। P आपका ब्याज तब मिलेगा जब आपके पास क्या हो? मूलधन हो। तो पता है, आपके पास पता ही, हमने चीजें लिखी है और तीनों समीकरण मैंने लिखी है। यहां बस एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जिसका मान निकालना हो वो दोनों मान एक साथ नहीं होने चाहिए। हमें मान चाहिए P और Q के, क्योंकि हमें अनुपात किसका चाहिए सर? P और K के चाहिए। और P और K के अनुपात तब आएंगे जब P की वैल्यू भी हो हमारे पास और K की वैल्यू भी हो। अब P और K की वैल्यू निकालो तो आप तुलना कभी भी करो तो दोनों मान एक साथ नहीं आने चाहिए, उनकी तुलना कभी नहीं हो सकती। 1 नंबर और 3 नंबर की तुलना आप नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि देखो P इसमें है, K इसमें है। कैसे तुलना करोगे? नहीं कर सकते। हाँ, तुलना ऐसे कर सकते हो, 1 नंबर और 2 नंबर की कर सकते हो, 2 नंबर और 3 नंबर की तुलना। अब 1 नंबर और 2 नंबर की तुलना करेंगे तो हमारे पास P का मान आ जाएगा, और बेटा 2 नंबर और 3 नंबर की तुलना करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? K का मान आ जाएगा। और बताइए P और K, हमारे पास P का भी मान आ गया है और K का भी मान आ गया है हमारे पास। अब मान ये वापस रख दिए, क्योंकि अनुपात किसके बीच बताना है? P और K के। अब P की वैल्यू रख दी और K की वैल्यू रख दी है। हमारे पास आ गया आंसर Q की क्यूब और क्या आ जाएगा? R की क्यूब। यस का अर्थ आंसर आ गया, जवाब हो गया है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं आगे। आगे प्रश्न कह रहा है पवन के पास 8,000 रुपये। ठीक बात है। इसमें से 2,000 रुपये को 5% की दर से, 2,500 रुपये को 10% की दर से और शेष राशि को 8% की दर पर देता है। उसे पाया कि उसे संपूर्ण राशि पर 8% की वापस की दर से ब्याज मिला है, राशि मिली है। तो बताओ आर का मान क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ सर, आपको पता है टोटल राशि तो 8,000 है। पहला भाग कितने रुपए का दिया आपने? 2,000 का दिया। कितने का दिया? 2,000 का। सेकंड भाग कितने का दिया सर? 2,500 का। आपका जो पहला भाग था वो किस दर पे है? आपको पता है 5% पर। और दूसरा भाग है वो कितने पर है? 10% के। और तीसरा भाग बचेगा वो कितने का बचेगा? 3,500 का बचेगा। और उसकी दर हमें पता नहीं है, क्या दे रखी है प्रश्न में? आर। और टोटल पे, टोटल राशि पर हमें दर किस दर से ब्याज मिलता है? 8% की दर से ब्याज मिलता है। ये प्रश्न में ये लिखा हुआ है सर। सही बात है। बताइए 2,000 का 5% कितना होगा? अब कैसे निकालें? 5 का पहले 2 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 2 0% से कट गया, 100 आ गया। क्या आ जाएगा? 100। सेकंड ये निकालूंगा तो कितना आएगा? 250।
ये निकालूंगा दोस्तों तो आर है, आप मुझे बताओ 20% से कट जाएंगे, अब 35 का आर का गुणा होगा तो 35 आर बराबर क्या होगा, 8 का 8 से गुणा करूंगा 64 और 2 जीरो किससे कट जाएंगे परसेंट से, 1 जीरो बच जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 640। अब हमारा काम ये होगा, आपको पता है राइट साइड और लेफ्ट साइड के मान क्या है, इक्वल है, तभी तो मान इक्वल आया है। अब मुझे बताओ जोड़ करूं तो ये जोड़ हुआ सर 350 प्लस 35 आर बराबर क्या है 640। अब मुझे बताओ 35 आर बराबर क्या होगा, 640 में से 350 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 290। अब किसका मान चाहिए, आर का। अब 290 में किसका भाग दे दूंगा बेटा 35 का, और मैं किससे काट दूंगा 5 से काट दूंगा, 5 से काटूंगा तो ये तो होगा 58 और ये आपका आएगा 7। पता है 5 का भाग देने का तरीका क्या है, सबसे पहले उस संख्या का अपन डबल करते हैं। बताओ 290 का डबल करूंगा तो बनेगा 580 और आपको पता है एक अंक छोड़े क्या लगा देंगे पॉइंट, तो इसका अर्थ हो कितनी बार भाग गया है 58 बार और 35 को 5 से काटें तो कितना आएगा बेटा 7 आपके पास आएगा। और हल करें तो ये बनेगा 8 और 7 56, कितने बच गए हैं यहाँ से 2 और बट्टा में क्या है 7। इसका अर्थ हुआ हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 8 सही 2/7%, यही उत्तर है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, क्लियर है। इसी प्रकार सर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है जीतू के पास 20,000 रुपए की एक राशि है, कितनी राशि है टोटल 20,000 है, जिसमें से 4,000 रुपए को वो 7% की दर पर देता है। 4,000 रुपए को किस पर देता है वो 7% की दर पर देता है प्लस, और आगे लिख रखा है 6,000 रुपए को 8% की दर पर देता है। किस पर देता है 8% की दर पर देता है। और 5,000 रुपए को किस दर पर देता है 10% की दर पर देता है। अब बच कितना गया 5,000 रुपए आपके पास बच गया है और ये किस पर देता है आर पे, टोटल पे कितना है 20,000 है और 20 टोटल पे ब्याज की दर है वो कितने परसेंट दे रखी है, आपको बाकायदा लिख रखा है टोटल पे मिला है वो किस दर से ब्याज मिला है 12% की दर से ब्याज मिला है आपको। और एक बेटा एक बात याद रखना है आपको हमेशा, यदि समय हो यहाँ 1 और आप ध्यान रखना यहाँ वार्षिकी है, यदि बात होती समय 2 वर्ष तो बेटा एक काम करना है यहाँ कुछ ज़्यादा अलग काम नहीं करना है। एक साल में दर 7% तो 2 साल की एकल बनाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, 16, 20 और 2R और 24 एक साल की बन जाएंगी। आपको पता है एकल दर बनाने का तरीका बताया, जैसे मैंने कहा दर 8% और समय है 3 वर्ष तो 8 कितना हो गया 24। अब आपको पता चल गया ब्याज की दर है वो कितना परसेंट बन जाएगी 24%। ये चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ ध्यान रखना है। अब मुझे बात बताओ इसको हल करूँ मैं यहाँ से तो कितना बनेगा बेटा, यहाँ से 7 चौका कितना हो गया 28 और कितना आ जाएगा 280 आपके पास आ जाएगा बेटा, क्लियर है। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ इस चीज को और हल करें, 8 का कितना हो गया 48, 480, ये बेटा कितना हुआ 500 और ये हुआ आपके पास 50,000 बराबर कितना होगा, ये आपके पास आ जाएगा 2400 क्योंकि 12 दूनी 24 और 20% से कट गए हैं 2 जीरो बचेंगे 2400 रुपये आ गया। अब इसको और हल करूं 900 और ये बन जाएगा 1260, 1260 में कितना जोड़ दूंगा 50,000 बराबर क्या है 2400। अब मुझे बताओ 50,000 की 2400 में किसका भाग कम कर दूंगा 1260 इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि ये बात आपके पास आ गई। तो आर का 50,000 ये आ जाएगा हमारे पास, चीजें आपके पास निकल के आई है तो ये बन जाएगा 1140 और आर का मान होगा सर वो क्या आ जाएगा 1140 में किसका भाग दे देंगे 50 का, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बेटा मुझे बात बताओ 5 का भाग देने के नियम वापस आ गया है, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो सबसे पहले उस संख्या का डबल कर दीजिए तो बताओ कितना हो जाएगा 228 और एक अंक छोड़े क्या लगा देंगे पॉइंट। इसका तो आपका जवाब कितना हो गया 22.8, यही उत्तर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात फिर करते हैं। प्रश्न क्या है अगला, एक व्यक्ति कुछ राशि 11% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। 3 वर्ष के बाद बैंक उसके खाते में 30,012 रुपए जमा कर देता है। प्रतिवर्ष निवेश की गई राशि क्या होगी। अब बेटा एक गौर करने वाली बात, यहां बहुत समझदारी का परिचय देना है कि एक व्यक्ति क्या करता है हर साल एक राशि लेकर के बैंक में जाता है और एक फिक्स लेता है, 3 साल तक रेगुलर वो जमा करवाता है और किस दर पर जमा करवाता है 11% की दर पर जमा करवा देता है। बैंक 3 साल बाद उसको कितना पैसा वापस कर देता है 30,012 रुपए उसको क्या कर देता है वापस कर देता है। अब अपने को यह बताना है कि बैंक में वो प्रत्येक वर्ष कितनी राशि जमा करवाता है।
अब मुझे एक बात बताओ सर, इस बात की हम क्लियरिटी के साथ बात करें तो कैसे करें। अब मुझे मान लीजिए मैं 100 रुपये लेकर के गया सर, पहले साल कितने रुपये लेकर के गया, 100 रुपये लेकर के गया। अब मुझे बताओ मैं किस दर से ब्याज जमा करा रहा हूं, 11% की दर से राशि जमा करवा रहा हूं। आपको यह पता है कि एक 100 रुपये पर हमेशा ब्याज उतना ही मिलता है जितनी क्या हो दर हो। दर मेरी कितनी है 11%। यदि मैं 100 रुपये राशि दूंगा तो मुझे एक साल में कितना रुपये मिलेगा 11। और ये 100 रुपये मुझे पता है कितने साल तक बैंक में रहने, 3 साल तक। तो मुझे बताओ इस 100 रुपये पर कितना रुपये ब्याज बन गया, 33 रुपये मेरे पास ब्याज बन गया। इसका अर्थ हुआ उस बैंक को मुझे इस 100 रुपये की जगह वापस करना होगा तो कितना रुपये देना पड़ेगा, 133 रुपये। भाई हमारा 33 रुपये ब्याज है और 100 रुपये हमारा क्या राशि है। तो क्योंकि एक साल में 11 रुपये देगा तो ये बैंक में कितने साल तक रहनी राशि, 3 साल तक। तो 33 रुपये आपको ब्याज मिलेगा प्लस आपका 100 रुपये राशि देनी पड़ेगी। इसका अर्थ बैंक मुझे कितना देगा, 133 रुपये देगा। सेकंड साल में बैंक में जाऊंगा 100 रुपये लेकर के, ये 100 रुपये मेरे कितने साल तक बैंक में रहेंगे, 2 साल तक। एक साल में मुझे 11 रुपये ब्याज मिलेगा तो बैंक 2 साल में कितना देगा, 22 रुपये। इसका अर्थ इस 100 रुपये की जगह मुझे कितना वापस करना पड़ेगा, 122 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तीसरे साल में जाते हैं, तीसरे साल के प्रारंभ में फिर मैं 100 रुपये लेकर के जाऊंगा और ये बैंक में मेरे 1 साल ही रहने हैं सर। कितने साल तक रहना है, 1 साल तक। तो मुझे कितने रुपये देगा, 11 रुपये ब्याज हो जाएगा मेरा। अब मुझे बताओ बैंक को टोटल मेरे खाते में मेरे हिसाब से कितनी राशि डालनी चाहिए, 366 रुपये। भैया मेरे हिसाब से कितने मिले, 366 रुपये मुझे मिलने चाहिए। पर पर्सन कह रहा है 366 नहीं सर, कितने पैसे मिलेंगे आपको, 30,012 रुपये। कितने मिलेंगे, 30,012। इसका अर्थ ये हुआ 366 बराबर क्या आ गया, 30,012। तो 1 रुपये बराबर क्या होगा, 30,012 में किसका भाग दे दूंगा, 366। क्लियर है। अब बेटा मुझे बताओ 6 से कटेगा ये संख्या। आपको पता है 6 से काटने का नियम ये होता है, दी गई संख्या सम हो। संख्या जब 2 से कटे और 3 से कटे तो वो संख्या हमेशा किससे कटती है, 6 से कटती है। अब मुझे बताओ 2 से काटने का नियम क्या है। 2 से संख्या तब कटती है जब एक क्या हो, सम संख्या। और सम संख्या होने के लिए क्या जरूरी है, लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहां देखिए सम संख्या है बिल्कुल 2, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में क्या है 6। इसका अर्थ ये 2 से तो कटेगा। अब देखें भैया 3 से कटेगा क्या। 3 से काटने का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटे तो वो संख्या भी 3 से कटती है। अंकों का जोड़ करके देखो बेटा, 2 और 1 3 और 3 कितना हुआ, 6। इसका अर्थ तो 6 में किसका भाग जा रहा है, 3 का। इसका अर्थ तो संख्या कटेगी। नीचे वाली भी और चेक कर लीजिए, 6 और 6 12 और 3 कितना हुआ, 15। इसका अर्थ तो 15 में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का। इसका अर्थ ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है। तो ये 100% किससे कटेगी, 6 से कटेगी। 6 से काट दीजिए, 6 और 61 आ गया बेटा। 6 से काटेंगे, 6 5 30, 6 5 ये भाग टूट गया है, फिर 2 0 लगाने पड़ेंगे। 6 दूनी कितना हो गया, 12। अब मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 61 एक अभाज्य संख्या, 61 का भाग देना पड़ेगा। 61 का भाग लगभग गया बेटा 8 बार। पहले 8 बार दूंगा तो 8 बार जाने का अर्थ ये हो गया 408। ये हो जाएगा, देखो 8 बार गुणा 81 गुणा कर लीजिए 8, ये हो जाएगा 488। कितना हो जाएगा, 488। अब मुझे बताओ 500 में 488 घटाएं कितना बचेगा, 12। 2 बच रहा है तो 100 हो गया 22। 122 में 61 भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसका अर्थ तो हमने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है, 82 रुपए के बराबर है, 82 के बराबर है। अब बताइए प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में हम कितनी राशि जमा करवाते हैं, 100 रुपये जमा करवाते हैं। तो वो राशि हमारी आ जाएगी सर 82 का गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। इसका अर्थ तो मेरी राशि कितने रुपये हो जाएगी, 8200 रुपये हो जाएगी। उत्तर आपके पास 8200 आ गया है, यही जवाब है, यही उत्तर है। सी ऑप्शन सही होगा, जवाब आपके पास आ गया सर। ठीक है, अब दोबारा चेक कर लीजिए मैंने कैसे किया। आपको पता है 1000 रुपये की राशि है। 1000 रुपये पहले मेरे पास राशि थी कि मैंने क्या किया, एक राशि को निश्चित हर साल जमा करवाया। वो 100 रुपये माने मैंने, पहले साल 100 रुपये जमा कराऊँ, वो 3 साल तक रहेंगे। एक साल में 11 रुपये ब्याज मिले तो 100 रुपये कितने साल तक ब्याज मिला, 3 साल तक, तो 33 रुपये होगा। तो 100 की जगह मुझे कितना मिलेगा, 133। दूसरे पर 22 और तीसरे पर 11 मिलेगा। इस पर तो बैंक मुझे कितनी राशि देगा, 366। 366 बराबर 30,012, तो 1 बराबर आ गया 82। और राशि आपको पता है मूलधन कितना, हमने कितनी राशि जमा करवाई है, 100 प्रत्येक वर्ष। तो 100 से गुणा कर देंगे। पूछे कुल राशि कितनी जमा करवाई है, तो बेटा कुल राशि तो आपने 300 रुपये जमा करवाए हैं। 300 का गुणा किससे कर देंगे, 82 से, तो कुल राशि आ जाती। पर यहाँ पूछा गया था प्रति वर्ष निवेशित राशि क्या है, तो आपको पता है जवाब क्या हो जाएगा, 8200 रुपये। इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप क्या है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान देखिए। और एक राशि साधारण ब्याज की दर से ऋण पर ली गई हो तो। अब मुझे बताओ, कह रहा है पहला, वह राशि 5 वर्ष में 16 की दर से 2 गुनी हो जाती है। अब सबसे पहले आपको पता है
कह रहा है 16% की दर से दुगनी हो जाएगी क्या सर? तो बेटा एक बात सोचो, पहले बात करें, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/6। 1/6। अब इसका अर्थ हुआ 6 रुपए हमारे पास है मूलधन, तो दुगना होने का अर्थ हुआ 6 रुपए आपका मूलधन है तो 6 रुपए आपके पास क्या हो? ब्याज हो। और आपको पता है ब्याज हमेशा उतना ही मिलता है किसके? अब मुझे बताओ, यहां यदि 6 रुपए मूलधन है तो प्रतिवर्ष ब्याज कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां बात करूं तो ब्याज कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ऐसा ही कितना मिला है? 5। ब्याज मिला है 5। अब बताइए राशि डबल हो गई क्या? बेटा 6 रुपए की जगह यदि 6 रुपए ही ब्याज आपको मिल जाता तो आपका डबल क्या हो जाता? धन। यदि समय लिखा होता 6 वर्ष तो हमारी बात बिल्कुल क्या होती? सही हो जाती। फिर राशि क्या हो जाती? क्योंकि 6 रुपए तो मूलधन है, 6 रुपए ब्याज होकर के डबल हो जाती, 12 रुपए हो जाती। पर ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसका तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? गलत। दोबारा देख लीजिए कैसे गलत किया मैंने। आपको पता है इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1/6 बनेगा। इसका तो 6 रुपए मूलधन है तो प्रत्येक वर्ष हमें ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। इस साधारण ब्याज में कभी मूलधन तो बदलेगा नहीं, तो 6 का 6 रहेगा। अब समय कितना साल है? 5 साल है। 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिले तो 5 साल में कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और ये कह रहा है राशि सर डबल हो जानी चाहिए, दुगनी हो जानी चाहिए। अब बताओ ये राशि दुगनी नहीं होगी क्योंकि ब्याज जोड़ा तो 6 और 5 कितना हुआ? 11 हुआ। ये 12 तो नहीं हुई। इसका ये बात तो क्या है? गलत है। ये बात ध्यान रखना। इसका तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है वह राशि 5 वर्ष में 20% ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। देखें हो जाएगी क्या? 20% की दर है, क्या बनेगा बेटा? भिन्न 1/5। इसका तो हमारा मूलधन तो फिक्स है, वो कितना है? 5 रुपए। क्लियर है? अब मुझे बताओ मिश्रधन हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा? भाई दुगनी तो तभी होगा जितना ब्याज मिल जाए, जितना मूलधन उतना ही ब्याज मिले। अब मुझे बताओ प्रत्येक साल 5 रुपए कितना रुपए ब्याज मिल रहा है? 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने साल की बात है? 5 साल। बताओ 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कितना मिलेगा? 5। अब मुझे बताओ राशि डबल हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि 5 रुपए ब्याज है तो 5 रुपए क्या है? मूलधन। 5 और 5 कितना हो गया? 10। इसका तो 5 का डबल क्या हुआ है? 10। इसका तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। थर्ड पर बात करते हैं। वह राशि 10 वर्ष में अपने की तो क्या हो जाती है? 4 गुना। और 5 वर्ष में अपने से क्या हो जाती है? दुगनी। हमने बहुत बार पढ़ा है सर ये बात। आपको पता है, पहले बात करता हूं मैं, यहां से इस स्टेटमेंट की बात करता हूं। आपको पता है पहले इस पोर्शन का यूज कर लें। आपको पता है ये बात लिखी हुई है, दुगनी हो रही है 5 वर्ष में। दुगनी होने का अर्थ हुआ 1 रुपए से 2 रुपए। सही बात है बेटा? इसका अर्थ हुआ 1 रुपए ब्याज मिलता है, वो कितने वर्ष में मिलता है? 5 वर्ष में। हमने पढ़े हैं इस प्रकार के प्रश्न। सही बात है। अब मुझे बात बताओ, सेकंड पार्ट में ये हमारा सेम रहेगा मूलधन, तो यहां बोलो मूलधन तो 1 रहेगा और ब्याज धन कितना गुना हो जाना चाहिए? 4 गुना। तो 4 कितना ब्याज बनाना है? 3 रुपए। अब मुझे बताओ ये 3 रुपए ब्याज आपको प्राप्त करना है। 1 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए? 5 वर्ष चाहिए। इसका अर्थ हुआ कितना समय होना चाहिए? 15 वर्ष में ये धन कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। पर यहां क्या दे रखा है? ये कितने वर्ष में हो रहा है? 10 वर्ष में। इसका अर्थ ये बात तो बिल्कुल क्या है बेटा? गलत है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। ये आपकी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां 15 वर्ष होता तो बिल्कुल बात क्या है? सही हो जाती। अब ये बात क्या है? गलत है। इसका अर्थ ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। इसका अर्थ कौन सा सही है? केवल 2 ही करेक्ट है। उत्तर सही आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। क्योंकि इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिए बेटा, स्टेटमेंट को। मैं इस लाइन को पहले पकड़ा, 5 वर्ष में क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। इसका अर्थ मेरा मूलधन ये है तो ब्याज मेरा क्या मिलेगा? मेरे पास दुगना हो रहा है धन, 1 रुपए से 2 रुपए हो रहा है। कितना ब्याज मिला मुझे? 1 रुपए ब्याज। और कितने वर्षों में मिला है? 5 वर्ष में। यही राशि आपको बताया, राशि हो रही है 4 गुना। देखो प्रश्न में लिखा है 4 गुना, तो 1 रुपए से कितना हो रहा है? 4। तो कितना रुपए ब्याज प्राप्त करना है? 3 रुपए। उसी राशि पर 3 रुपए ब्याज प्राप्त करना है। 1 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष चाहिए, तो 3 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए? 15 वर्ष। अब बेटा यहाँ 10 की जगह 15 होता तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाती? सही हो जाती। अब यहाँ क्या दे रखा है? 10। इसका अर्थ ये बात क्या है? गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? केवल 2 नंबर स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग है पहला, तो दूसरा भाग है वो कितने का है? 2/3 का। ठीक है। और शेष भाग, शेष देखते हैं कितना। टोटल हमने दे कितना दिया सर? ये 1/4 और 2/3 का दे दिया। तो एलसीएम हो गया बेटा 12। तो ये तो गया 3, ये हो गया 8। इस कार तो हमने टोटल कितना भाग दे दिया? 11/12। इस कार तो टोटल 12 रुपए हैं, तो 12 में से कितने रुपए निवेश कर चुके हैं? 11। इस कार तो शेष कितना बच गया हमारे पास? शेष बचा है वो बचा है
1/12। क्योंकि बेटा एक बात सोचो, आपने 12 में से कितने रुपए दे दिए, 11 दे दिए, तो बताओ कितना बचेगा, 1, और कितने में से बचा है, 12 में से बचा है। ठीक बात है। जैसे कोई आदमी कहे 3/7 भाग दे दिया, तो 3/7 भाग काट दो, 7 में से 3 रुपए दे दिए, कितने बच गए, 4, और किस में से बचे 7, तो बन जाएगा ये चीज़ आपके पास 4/7 आ जाए। इसी प्रकार बात करें अब दोनों भागों पर, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम कितना लिया, 12, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 1 का 3 से गुणा करें 3, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये बात आपके पास आ गई। अब बात करते हैं आगे, 11/12 है, हल कर लिया, चीज आगे बढ़ा दी है। अब मुझे पता चलो तीनों भाग आपके पास आ गए। पहला भाग कितने % पर दिया गया भैया, पहला भाग बाकायदा लिखा हुआ है 3% की दर पे, 1 वर्ष के लिए, एक ही वर्ष का समय है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड भाग आपने कितने का दिया है, 2/3 भाग, और किस दर पर दिया गया है, 5% की दर पर। और तीसरा भाग है वो किस दर पर दिया गया है, किस दर पर दिया गया है सर, हमारे पास 11% की दर पर तीसरा भाग दिया है। पूरी धनराशि प्राप्त प्रतिशत होगा। भाई टोटल राशि पर आपको कितना % ब्याज मिला है, ये बात आपको काम करना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ऐसे करो तो आप ऐसे कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा सर, ब्याज भी मिल जाएगा। कैसे होगा, अब मुझे बताओ, हल करो तो किस प्रकार होगा, मैं चेक कर लूं क्या बन गया। ये 3/4%, ये बेटा 10/3%, और ये बनेगा बेटा 11/12%। अब एलसीएम कितना लूंगा, 12 लूंगा, 4 का तो 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, % बाद में लगा देंगे बेटा, 3 का भाग दूं 4, 40 हो जाएगा, और बेटा ये भाग दूंगा 12 का, तो 12 में 1 तो 11 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 60/12। हल करूंगा तो 10/2, और 10/2 का अर्थ हो गया 5.5, इसका अर्थ तो हमारी दर आई है वो कितनी आ गई, 5.5% आ गई है। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। कैसे किया है दोबारा चेक कर लीजिए, आपको पता चल गया पहला भाग आपने किस पर दिया है, 1/4 भाग, और किस दर पर दिया, 3 पे, तो 1/4 का गुणा किससे कर लिया, 3 से। सेकंड भाग आपने कितना दिया, 2/3 भाग, और किस दर पर दिया, 5, तो देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। शेष भाग हमने यहाँ चेक कर रखा है कितना, 1/12, किस दर पर दिया, 11। सबको हल किया तो मेरे पास आ गया है। इसका तो मिक्स दर कितनी आ गई है, वो जो कॉमन दर बनेगी वो कितनी बनेगी, हमारे पास आई है 5.5%। उत्तर आपके पास आ गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यदि मैं अपनी पूंजी का 2/3 भाग 3% की दर पे, भाई पहला भाग कितने का दिया, 2/3, दूसरा भाग मैंने कितने का दिया, 1/6 का, और शेष भाग, पहले शेष भाग मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना लूंगा, 6, तो बेटा ये तो जाएगा, 3 का भाग दूं 2, 4, ये आ गया 1, तो ये बन गया बेटा 5/6। तो शेष कितना बच गया बोलो, शेष हमारे पास बच गया है, वो बचा है 1/6 भाग। कितना बच गया, 1/6 भाग। सही बात है, पहला भाग बोलो। अब बताओ वही पर्सन सेम तरीके से काम करेंगे। आपको बताना है कुल आमदनी कितनी है, 25 सेंट अब की बार है, ब्याज है वो 25% है। अब समय भी आपके पास है, मेरी आमदनी है दे रखी है। अब मुझे बताओ पहला भाग है कितने % दे रखा है सर, आपको पता है 3% आपके पास दे रखा है सर। कितने प्रतिशत दे रखा है, 3%। ठीक है। सेकंड भाग दे रखा है वो कितने का है, 6%, 1/6 भाग है वो 6% पे है। तीसरा भाग है वो कितने का है, 12% का है। तीसरा भाग है वो देख लें पहले, भाग तो कितने का है बेटा, भाग है वो तो है 1/6। हमारे पास दोबारा चेक करवा देता हूं मैं इसको, दोबारा देखिए बेटा। अब देखिए तीसरा भाग क्या बन गया, 1/6, 1/6, और किस दर पे है बेटा, 12% की दर पे है। बराबर आमदनी कितनी है, 25 रुपए है। प्रश्न में लिखा है आमदनी कितनी है, 25। काट दिया, ये 3 से 3 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 6 दूनी 12। अब मुझे बताओ यहां बनेगा 2, यहां बनेगा 1%, और यहां बनेगा 2%, बराबर बनेगा 25। हल करें तो ये बनेगा 5%। 5% बराबर क्या है, 25, तो 1% बराबर आ गया 5। आप बताओ मूलधन कितना % होता है, 100% होता है, तो 5 का गुणा किससे कर देंगे, 100 से। इसका तो हमारी राशि कितने रुपये आ जाएगी, 500। जवाब आपका आ जाएगा बेटा 500 रुपये।
ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। हमारा फाइनली उत्तर इस प्रश्न का होगा वो कितने रुपये हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। दोबारा देख लीजिए कैसे किया है। पहला भाग तो आपको समझ में आ गया कि शेष भाग क्या है, 1/6 भाग बच रहा है। पहला भाग 2/3 पर। पिछले प्रश्न में यदि ब्याज दिया हो तो राशि बता देते, वहां से 1% की कीमत निकाल लेते। वहां तो केवल पूछा है इक्वल दर क्या है, यहाँ से पूछे ना कुल मिलाकर किस % की दर से ब्याज मिला है, तो बेटा ये उत्तर आ जाता 5% की दर से कुल मिलाकर के ब्याज मिला है। ठीक है, पर 5% बराबर प्रश्न में आमदनी कितनी अब की बार 25, तो 5 बराबर 25 तो 1 बराबर आ गया 5। अब बताइए मूलधन आपको पता है कितना % होता है, 100%, तो 5 × 100 हो जाएगा 500। ठीक बात है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि यदि मैं अपनी पूंजी का 3/4 भाग, बेटा 3/4 भाग है प्लस दूसरा भाग क्या है 1/8, एलसीएम लिया मैंने 8, तो पहला भाग बनेगा वो तो 6, 1 ये बन गया 7/8। तो बताओ शेष कितना बच गया बेटा, यहाँ से 1/8 ये शेष बच गया। ठीक बात है। अब मुझे बताओ पहला भाग है वो किस दर पर दिया गया है, 3/4 भाग है वो किस दर पर दिया गया है, 8% पे। सेकंड भाग आपका दिया गया है 1/8 किस दर पे, 8% की दर पे। तीसरा भाग दिया गया है वो कितने का है, 1/8 का, और किस पर दिया गया है, 8% की ही दर पे। टोटल आमदनी कितनी है 480 आपको दे रखी है। कितनी है 480। अब मुझे हल करो क्या आ जाएगा, बोलो काटा 4 तो दर आ गई 6, यहाँ 6 बन गया, 8 से 8 कट गया बेटा 1 ही आएगा, यहाँ 8 से 8 कट गया यहाँ भी 1 आएगा, बराबर क्या है 480। हल करिए क्या आएगा, बोलो 8% बराबर क्या आ गया बेटा 480। 1% की कीमत क्या आएगी, 480 में किसका भाग दे दूंगा 8 का, 8 × 48, 1 की कीमत आ गई 60। कितनी आ गई 60। आप बताओ मूलधन कितना % होता है 100%, तो 60 का गुणा किससे कर देंगे 100 से। आपका जवाब क्या हो गया है 6000। यही उत्तर है, यही जवाब है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। अगले प्रश्न पर बात करूं मैं, ये बात ध्यान रखना है। यस, टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हमारा साधारण ब्याज हमने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको बेटा ये मैंने आपको इस माध्यम से ये अगला एक टॉपिक और समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्लासेस में इसका ही सेकंड भाग होगा, चक्रवर्ती ब्याज हम पढ़ेंगे। और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में हमने बातें पहले से भी की है कुछ बातें, और जैसे ही मैं टॉपिक शुरू करूंगा इसके बारे में और आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे। तो ओके।